नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस और शुरुआत करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री से। तो जो स्पीकिंग ट्री का जो आज का टाइटल है वह है थॉटलेस इज़ द वे, मतलब कि विचारहीन हो जाना वही एक रास्ता है ज़िंदगी में। अगर हम आध्यात्मिक तौर पर अगर प्रगति करना चाहते हैं और ज़िंदगी को अगर हम खुशहाल रखना चाहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई है कि जो हमारी थिंकिंग है वो कौन गवर्न करता है। जो हमारी कॉन्शियसनेस, उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है हमारी थिंकिंग। और जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, इसको बहुत छोटी अमाउंट जो है कॉन्शियसनेस की चाहिए होती है डेली लाइफ में। ज़्यादा कॉन्शियसनेस जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर और जो बात की गई है, जब भी हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो हमेशा इस चीज़ की प्रिविलेज है उन लोगों को जिनके पास जो है मॉरल करेज है, या पेशेंस है, या किसी भी काम का वो इनिशिएटिव लेते हैं। ओके, तो अगर कॉन्शियसनेस की बात करें तो वो एक इनफाइनाइट की तरह है, इन्फिनिटी की तरह है यूनिवर्स में, जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो वैसे ही जिस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस होती है उसी तरह से हम सोचते हैं, और जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हम एक्ट करते हैं। और हमेशा हम एक तरह की लिमिटेशन में जो है अपनी लाइफ को जीते हैं। तो आगे यही बात बोली गई है कि हम जो हैं, लोग जो हैं, वो जो लिमिटलेस एक्सपेंशन हो सकती है हमारी कॉन्शियसनेस की, जितनी ज़्यादा डूंगाई है हमारी कॉन्शियसनेस की, उसको समझने की हम कोशिश ही नहीं करते। हम जो है एक लिमिटेड लाइफ जो है जी रहे हैं छोटी सी कॉन्शियसनेस के दायरे के अंदर। हालांकि कॉन्शियसनेस जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है। तो अगर हम उसको खोजने की कोशिश करें, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें, तो हमें एक लिमिटलेस जो है एक्सपेंशन जो है देखने को मिलेगी हमारी कॉन्शियसनेस में। जो रॉ मटेरियल है कॉन्शियसनेस के लिए वो है जो है इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है जो हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है? जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो जिसको हम हिंदी में इंद्रियां बोलते हैं, कि 5 इंद्रियां जहाँ से हमें जो है नॉलेज मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन जो है पास होती है हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे माइंड में। तो यहाँ पर भी जो है लिमिटेशंस है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो सिर्फ कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकती हैं जो कि बड़ी बड़ी थिंग्स हैं, जिनको हम आसानी से जो है परख सकते हैं, देख सकते हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को, जहाँ जिनको हम हाथ से टच करके देख सकते हैं, जहाँ जिनको आँखों से हम देख सकते हैं, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं। ओके, तो इन्हीं तरीक़ों से जो है हम अपने माइंड के अंदर जो है नॉलेज लेकर जा सकते हैं, हमारी जो है इंद्रियां उनके थ्रू। जो हमारा माइंड है वो वर्क करता है जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंस ऑर्गन से मिलती हैं, तो फिर हम उसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं और आगे काम करते हैं। आगे बात की गई है कि जो नॉलेज है which the mind and intellect construct is often alloyed with attachments and aversions, with feelings, pleasure, pain। तो ये सब कुछ होता है जो भी हम नॉलेज जो है गेन करते हैं। सो आगे बात की गई है कि हाउ मच वैल्यू शुड वी पुट ऑन सच नॉलेज। हम कितना पैसा, कितनी जो वैल्यू जो है हम लगाते हैं जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसके ऊपर। आगे बात की गई है कि जो हम नॉलेज है, जो नॉलेज गेन करते हैं, मोस्टली जो नॉलेज होती है वो मिलावटी होती है, अडल्ट्रेटेड नॉलेज होती है। सो वी वैल्यू इट, हम उसको वैल्यू देते हैं क्योंकि हम उसके आगे जो है ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। जहाँ तक हमारी कॉन्शियसनेस की लिमिट होती है वहीं तक हम सोचते हैं, एक्ट करते हैं। उससे आगे, उससे बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पाते। जब सोच ही नहीं पाते तो देख ही नहीं पाते कि उससे आगे क्या हो सकता है अगर हम आगे चलें। सो आगे बात की गई है वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते दैट देयर इज ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच थिंकिंग डज नॉट एग्जिस्ट, कि हमारे माइंड में एक ऐसी स्टेज भी आती है जहाँ पर जो है सोचना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम जो है थॉटलेस हो जाते हैं, जहाँ पर विचार ही नहीं आते, हम विचारहीन हो जाते हैं।
तो अध्यात्म में ऐसी सिचुएशन को बोला गया है कि वो आनंद की सिचुएशन है, जहाँ पर विचार आने ही बंद हो गए हैं, किसी तरह की चिंता ही नहीं रही है, जो है मन जो है वो आनंदमय होना शुरू हो गया है भगवान के प्रेम में। आगे बोला गया है कि ओनली व्हेन वी अराइव एट ए स्टेट ऑफ नो डाउट विल वी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी रियली आर। जब हम इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचेंगे जहां पर डाउटलेस की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, जहां पर जो है सोचना जो है वो ख़त्म हो जाता है, विचार आने ख़त्म हो जाते हैं, तो तब हमें जाकर पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम अपने आप को रियलाइज़ कर पाएंगे। ओके, तो यही था आर्टिकल स्पीकिंग 3 का। यहाँ पर जो समझाया गया है कि हमें अंदर जो हमारा कॉन्शियसनेस के उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको कैसे एक्सपैंड कर सकें। तो उसके लिए जो पुरातन काल था वहाँ उसी काल से बहुत सी ट्रिक्स चली आ रही हैं। हमें इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपने जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े बुज़ुर्ग, उनसे सीखना चाहिए इसके बारे में, वो हमें इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बता सकते हैं। तो ये था स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। चलिए अभी द इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल्स जो हैं उनको एनालाइज करते हैं। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन दोनों में जो फंड के रिलेटेड जो वॉर चल रही है उसके बारे में। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो गवर्नमेंट का एक आर्म है, एक बाजू है, वो दूसरी बाजू को फंड करने से मना कर रही है। तो उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे की बात की गई है, जिसको फंड करने की बात की गई, उसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके अधीन जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट जिसने करनी थी वो भी एक गवर्नमेंट एजेंसी थी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तब ये जो है NIIF ये अभी फंड देने से मना कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके ऊपर पहले से ही जो है कर्जा जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जिसके रीज़न की वजह से जो है NIIF जो है आगे से और फंड जो है उसको देने से मना कर रहा है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो ये है कि पिछले काफ़ी समय से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी डिले देखा गया है। जो उसकी जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा जो है खर्चा वहाँ पर हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है लगातार जो है NHAI जो है वो कर्जे के अंदर जो है दबी जा रही है। तो यही रीज़न है कि जिसको NIIF ने जो है समझा है और उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे काम कर रही है। तो जो NIIF है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत है इसकी ये फर्स्ट एवर सोवरन जो है वेल्थ फंड एक एजेंसी है जो कि फंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। तो अभी भी जो है जो फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन बन रहा है, जिसको दिल्ली मुंबई प्रोजेक्ट बोला गया है, तो वहाँ पर भी जो है फंड है उसके बारे में बात की गई है कि फंड जो है उसने रोक दिया है। तो आगे जो अभी बात बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि NHAI जो है उसको अभी इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट की एजेंसी उसको फंड करने से मना कर रही है तो इस सिचुएशन को कैसे निपट सकती है NHAI। तो यहाँ पर बोला गया है जो डेट है NHAI के ऊपर वह है कम से कम जो है 2.5 लाख करोड़ के आसपास। तो इसको ये रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जो NHAI के जो हाईवेज हैं, जो ये बाईपासेस इन्होंने बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर जो कमर्शियली जो साउंड प्लेसेस हैं जहाँ पर लगता है कि व्यापार हो सकता है, जहाँ से व्यापार करके NHAI के पास कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो उनको जो है रेंट पे वो दे सकती है। देखिए जितने भी हाईवेज जहाँ बाईपासेस बनते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर सड़कें बनी हैं सिर्फ उतनी ही जो ज़मीन है वो NHAI के पास है। उसके आसपास की भी जो काफ़ी मीटर्स तक, कुछ मीटर्स तक जो ज़मीन होती है वो NHAI के अंडर ही होती है, क्योंकि आने वाले समय में जो हाईवे एक्सपैंड होते हैं, हाईवे एक्सपेंशन होती है, तो उसी ज़मीन को उसके अंदर लिया जाता है। तो जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं उनको
जहाँ पर लग रहा है कि कमर्शियली सूटेबल हैं तो वहाँ पर वो किसी को रेंट पे दे सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे सबवे हैं, बरिस्टा है, इसके अलावा जो मिल्क प्लांट के जो आउटलेट्स हैं वो खोले जा सकते हैं, जिससे कि जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको अगर गर्मी पड़ रही है तो उसको वहाँ पर वो ठहर के ठीक है पानी पी सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, जिससे कि रेवेन्यू आ सकता है रेंट के रूप में NHAI को, और जो उसका जो डेट है 2.5 लाख करोड़ का उसको वो कम कर सकते हैं। और आगे बात की गई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं किसी भी देश की ग्रोथ में। तो यहाँ पर बात की गई है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रोथ सेक्टर में अगर हमने आगे बढ़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करना पड़ेगा। तो NHAI जो है ये भी जो है एक AAA रेटेड एजेंसी है, गवर्नमेंट की ऑटोनोमस एजेंसी है। तो अभी के टाइम जो है ये मतलब कर्जे के अंदर दबी हुई है। तो आगे बात की गई है कि अगर हम बात करें कि हम मार्केट से उधार ले लें तो NHAI अगर मार्केट से उधार लेके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करे तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है पहले से ही जितना भी गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट होता है NHAI को उससे डबल जो है मार्केट बोरिंग चल रही है, उससे डबल पहले से ही उधार जो है चल रहा है NHAI के ऊपर। तो उसके ऊपर और बात बोली गई है जो टोल कलेक्शन आती है वो भी कम हो गई है। अभी जो कोविड-19 होने की वजह से जो है रेवेन्यू आता था टोल कलेक्शंस के रूप में वो भी कम हो गया है। और आगे बात की गई है कि हमें ज़रूरत है कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फंड्स जो है NHAI के पास आए। जो पेंशन फंड्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वहाँ से जो है लॉन्ग टर्म फंड्स हमें जो है ले लेने चाहिए। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि उनकी एग्जीक्यूशन हो सके, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो सकें। तो लास्ट में यहाँ पर जो सोल्यूशन की बात की गई है कि क्या करना चाहिए NHAI को, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो क्लियरेंस हैं, जो अप्रूवल्स हैं और जो उनकी जो लैंड एक्विजिशन है ठीक है उनको NHAI को टाइम पे ख़त्म कर लेना चाहिए। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है NHAI को यही रहती है कि जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता हाईवे का जहाँ हाईवे एक्सपेंशन होना हो, जहाँ नया हाईवे बनना हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कि जो लैंड एक्विजिशन करनी होती है और जो अप्रूवल्स जो मिलती हैं और जो क्लियरेंसेस होती हैं फंड्स की, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है NHAI का। तो जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाता है और काफ़ी समय लग जाता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो ये डिलेज हैं इनको अवॉइड करना होगा NHAI को। और आगे बोला गया है कि द एजेंसी नीड्स टू बेटर फ्रेम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद इट्स प्रोजेक्ट पार्टनर्स विद द एक्सप्रेस परचेज ऑफ अवॉइडिंग लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन। तो यहाँ पर जो एजेंसी जो NHAI है उसके जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलके वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बना रही है, तो उनको जो है यहाँ पर बोला गया है कि अच्छे से साथ में लेकर चलना होगा। एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है प्राइवेट और गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं दोनों के बीच में, जो कि आने वाले समय में भी जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर वो ख़त्म ना हो और जो इन्वेस्टमेंट है वो जारी रहे। तो ये था आर्टिकल जो है फंड की कमी के बारे में था NHAI के ऊपर। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और जो अलग अलग जो बिग गिगांट्स हैं जैसे गूगल है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, तो इन्हीं की तरह से और जो ई-कॉमर्स की साइट्स हैं जो कि बिजनेस कर रही हैं इंडिया में, तो ये कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं कर रही, कोई जो है गलत तरीके से टैक्टिक्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड तो नहीं कर रही इंडिया में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर बात की गई है इस आर्टिकल में। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। सो बहुत कुछ जानने को मिलेगा कैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको निगरानी में देखकर चलता है और किन किन बातों के ऊपर जो है
ये ध्यान रखता है। तो स्टार्टिंग यहाँ पर की गई है फ्लिपकार्ट और जो अमेज़ॉन है इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, इसके अधीन। तो यहाँ पर ये खोजा जा रहा है कि ये दोनों फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन कोई ऐसी टैक्टिक्स तो यूज़ नहीं कर रही जिससे जो है एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट मिले कस्टमर्स को, जो कि सिर्फ इन्हीं जो है वेबसाइट से यहीं पर अवेलेबल हो। तो यहाँ पर बात की गई है डीप डिस्काउंटिंग की, कि ज़रूरत से ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं दिया जा रहा है, जो भी यहाँ इन साइट्स पे अवेलेबल है, कोई भी प्रोडक्ट जो कि सेल होने के लिए अवेलेबल है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, अगर ये दोनों ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, मतलब अगर ये लॉस में जाकर किसी प्रोडक्ट को डिस्काउंट देकर सेल कर रहे हैं, जैसे इनकी सेल लगती है हर महीने के कुछ दिनों पे, ये सेल लगाते हैं प्रोडक्ट्स की जिसमें बहुत ही सस्ती चीज़ अवेलेबल होती है। तो जिससे कि अगर ये ऐसा करेंगे तो जो और ई कॉमर्स की साइट्स हैं उनको नुकसान होता है, उनको फिर कोई भी विजिट नहीं करता है और एक यूनिलेटरल जो मोनोपोली बन के रह जाती है किसी भी गिने चुने जो एक टेक्नोलॉजी गिगांट हो उसके लिए। जैसे अगर फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन है तो यही दो रह जाएंगे, बाकी जो जैसे स्नैपडील है, शॉपक्लिस है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ई कॉमर्स की साइट्स हैं वो दब के रह जाएंगी। सो आगे बात की गई है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी जो है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ऊपर, इनकी प्रैक्टिसेस के बारे में। सो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये आता है कंपटीशन एक्ट 2002 के अधीन। तो फरवरी में क्या हुआ कि जो कर्नाटका का हाई कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया सीसीआई के ऑर्डर के ऊपर कि वो जो है अमेज़ॉन जो है इनके ऊपर आगे फर्दर प्रोब नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके अधीन इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आगे जो बात की गई है एक और ई कॉमर्स साइट है जिसका नाम है मेक माई ट्रिप और जो है ओयो रूम्स। सो यहाँ पर बात की गई है कि इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि यहाँ पर भी जो है अनफेयर टर्म्स ये यूज़ कर रहे थे, ऐसा इनके ऊपर एलिगेशन थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या करते थे कि जो अगर किसी होटल को कोई बुक कर रहा है तो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी ऑनर्स के ऊपर कि जिस प्राइस पे ये बोल रहे हैं रूम अवेलेबल करने को, उससे बिलो जाकर जो है होटल ऑनर जो है रूम अवेलेबल नहीं करवा सकता। सो ऐसी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। दूसरा, अगर होटल ऑनर कोई भी डिस्काउंट देना चाहता है अपने कस्टमर्स को तो वो भी जो है वो नहीं कर सकता इनकी परमिशंस के बिना। तो सीसीआई ने यही बताया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है इन दोनों के ऊपर, और जो इनका डोमिनेंस है मेक माई ट्रिप का या ओयो रूम्स का होटल ओनर्स के ऊपर, इनकी बात की गई है कि ये सही नहीं है और इनको जो है इन्वेस्टिगेट अभी भी किया जा रहा है। और आगे बात की गई है गूगल के बारे में। तो इसके ऊपर भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो की गई तो उसमें ये चीज़ पता चली कि जो गूगल है ये भी जो इसके जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो बनाते हैं, इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, इनके ऊपर भी ये कंडीशंस लगा रहे हैं कि जो भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स बनेंगे उसमें तो गूगल जो है वो प्री इंस्टॉलेशन जो उसके गूगल ऐप्स हैं उसके ऊपर जो है फोकस करती है, मैन्युफैक्चरर्स को बोलती है कि उसको पहले से ही प्री इंस्टॉल किया जाए हर एक फ़ोन में। तो जिससे जो है जो एनवायरनमेंट बनना चाहिए एक इनोवेशन का, उसके ऊपर जो है रुकावट बनती है। सो आगे जो बात की गई है, जो स्विगी है वो भी एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन की ऐप है। आप जो है ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं स्विगी ऐप के ज़रिए और आपके पास जो है कुछ ही मिनटों में जो है वही फूड पहुंच जाता है, खाना पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो है स्विगीज़ है, इसका जो कंडक्ट है इसके बारे में भी जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है इन्वेस्टिगेट किया है। तो वहाँ पर पाया गया है कि जो ऑनलाइन फूड अवेलेबल होता है
तो इनका जो है संबंध होता है पार्टनर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उन्हीं रेस्टोरेंट्स के साथ इनका लिंक होता है। तो उसी लिंक को यूज़ करके ये कस्टमर तक जो है डिलीवरी देते हैं फूड की। तो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर भी अनफेयर प्रैक्टिसेस पाए गए हैं स्विगीज़ के द्वारा, कि जो फूड्स के जो आइटम्स के रेट होते हैं, प्राइसेस होते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा डिस्प्ले होते हैं, हालांकि जो उसके एक्चुअल प्राइस ऑफर किए जाते हैं पार्टनर रेस्टोरेंट्स की तरफ से उसके मुकाबले। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जिस प्राइस पे जो रेस्टोरेंट्स कोई भी फूड आइटम अवेलेबल करते हैं, उससे ज़्यादा पैसे जो हैं वेबसाइट के ऊपर स्विगीज़ की जो ऐप्स हैं उसके ऊपर दिखाए जाते हैं। और जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी जो कस्टमर्स को जो है नहीं बताया जाता कि हम जो है एक्चुअल जो प्राइस है उसके ऊपर पैसे और ले रहे हैं। सो इन सब सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जो CCI है उसने बोला है जो है स्विगीज़ को कि वो अपना जो प्राइस मेन्यू है उसको फिक्स करें, सही करें कि आप किस आइटम के ऊपर क्या प्राइसिंग लगा रहे हैं और जो रेस्टोरेंट है उसका क्या प्राइस है। तो इन सब चीज़ों को आप सही करें ताकि कि आने वाले समय में है जो कस्टमर्स हैं उनको जो है आप कंफ्यूजन ना पैदा करें, उनको ज़रूरत से ज़्यादा आप चार्जेस ना लगाएं। सो आगे बात की गई है जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स होते हैं पूरी दुनिया में, तो ये जो है एक ही उद्देश्य लेकर काम करते हैं कि एक तरह का बैलेंस बने, जो इन्फोर्समेंट है और जो प्रिजर्वेशन है कॉम्पिटिटिवनेस की मार्केट में, तो इन दोनों को जो है बैलेंस करके चला जाए। तो एंटी ट्रस्ट मतलब किसी तरह का ट्रस्ट जो है कस्टमर का किसी भी सर्विस के बारे में वो ख़त्म ना हो, वो टूटे ना। सो इसको ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए जो है ये एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी एक एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है जो कि ट्रस्ट बनाने का काम करता है कस्टमर और जो कंपनी है इन दोनों के बीच में। सो यहाँ पर यही आगे बात की गई है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर बनती है जहाँ पर जो है अनफेयर मीन्स लगाए जाते हैं किसी भी कंपनी की तरफ से कस्टमर्स को कोई प्रॉफिट बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को फिक्स करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इंटरवेंशन करनी चाहिए, नए मेजर्स जो है बनाने चाहिए ताकि जो कि आने वाले समय में इनोवेशन है, इसको इनोवेशन के ऊपर जो है किसी तरह की पाबंदी ना लग पाए। वो जो मार्केट है वो सिकुड़ती हुई मार्केट ना बन जाए, ऐसा ना हो कि एक ही कंपनी के पास जो है मोनोपोली आ जाए और वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने कस्टमर्स को यूज़ करे या फिर अपने कस्टमर्स को जो है वो एक्सप्लॉइट करे। तो आगे जो बात की गई है कि जो एरिया ऑफ कंसर्न है, कि जो एबिलिटी है ऑनलाइन एंटरप्राइजेस की, वो हमेशा यही रहती है कि जो मार्केट है उसको जो है टिप किया जाए अपने फेवर में। ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए कि वो कंपनी के साथ जुड़ें और कंपनी जो है वो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमाए। सो आगे यहाँ पर बात की गई है यूरोपियन कमीशन के बारे में। तो यूरोपियन कमीशन जो है इन्होंने भी कुछ स्टेप्स जो है इनिशिएट किए हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनके बारे में। तो यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म टू बिजनेस रूल्स जो है नए बनाए गए हैं यूरोपियन कमीशन के द्वारा, जहाँ पर जो है इंक्वायरी की जा रही है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारी ऐप्स आ जाती हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि ई-कॉमर्स का बिजनेस करती हैं किसी भी कंट्री में। तो वहाँ पर जो है यूरोपियन कमीशन जो है रेगुलेशंस लगा रही है कि फेयरनेस हो और ट्रांसपेरेंसी हो बिजनेस में जो भी ई-कॉमर्स की साइट्स के थ्रू किया जाता है। उसके अलावा जो बात की गई है आगे जो रेगुलेशंस में यहाँ पर बोल रहे हैं कि द रेगुलेशंस आर प्रिंसिपली डायरेक्टेड एट ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस, ऐप स्टोर्स, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, प्राइस कंपैरिजन टूल्स एंड ऑनलाइन सर्च इंजन्स। सो जो रेगुलेशंस है इन सभी चीज़ों के ऊपर लागू होगी, चाहे वो ई-कॉमर्स की मार्केट प्लेस है, कोई ऐप स्टोर्स है, कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ओके, या प्राइस कंपैरिजन का कोई टूल यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा यहाँ पर बात की गई है जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं यूरोपियन कमीशन के द्वारा, वो ये भी चीज़ का ध्यान रखें कि जो बिजनेस हैं और जो ट्रेडर्स हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो एक तरह के क्राइटेरिया बनाए नया, जहाँ पर जो है
हर एक चीज़ के बारे में बताया जाए, क्लैरिटी हो, और जो कंज्यूमर है उसकी प्रोटेक्शन का खास ध्यान रखा जाए कि कोई ऐसा अनफेयर टर्म ना यूज़ किया जाए जिससे कस्टमर को जो है हानि पहुंचे, वो उसको किसी भी तरह का जो है इकोनॉमिकली लॉस हो। तो जो ऐप डेवलपर्स हैं वो जो कि प्ले स्टोर में जो ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्वालिटी चीज़ जो है वही जो है अवेलेबल हो। जिस ऐप की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनको जो है रिमूव कर देना चाहिए टाइम पे। और इसी के साथ साथ यूरोपियन कमीशन ने जो एग्जिस्टिंग मार्केट डेफिनेशन है, जो रूल्स हैं, उनको जो है दोबारा से एवेल्यूएट किया है, फॉर्मुलेट किया है, खास तौर जो डिजिटल सेक्टर है उसके लिए। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि यूरोपियन कमीशन जो है, तो यूरोपियन कमीशन अभी असेस कर रही है, गूगल की एक कंपनी है फिटनेस और हेल्थ केयर के लिए जिसका नाम है फिटबिट। तो इसके ऊपर अभी भी जो है असेस कर रही है यूरोपियन कमीशन कि इसका जो यूनिक डाटा है, ओके, सो वो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बिजनेस लाइन से अलग ना कर दें। सो इस तरह से क्या होगा, अगर फिटबिट कंपनी है वही स्ट्रांग होती जाएगी और जो गूगल का डोमिनेंस है ऑनलाइन सर्च में, एडवर्टाइजिंग में, वही बढ़ता जाएगा। तो इसके ऊपर भी जो है असेसमेंट अभी यूरोपियन कमीशन कर रही है। तो आगे बात की गई है कि इंडिया की अगर बात करें तो जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने भी एफर्ट्स किए हैं कुछ कि जो कंपटीशन लॉ है उसमें कुछ चेंज किया जाए जिससे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए और जो है इन्वेस्टमेंट बढ़े और एक तरह का जो ट्रस्ट है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में वो और मजबूत हो। आगे बात की गई है कि जो कंपटीशन एक्ट है उसको मॉडर्नाइज करने की यहाँ पर बात बोली गई है। जो कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी है वो सेटअप की गई है। सो उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी जो है रिसेंटली जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2020 जो पेश किया गया है वहाँ पर देखी गई हैं। सो आगे यहाँ पर और बात की गई है कि जो ये बिल है वो इंट्रोडक्शन देता है, बात करता है कि जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर, ना कि इसके ऊपर कि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, जो टर्नओवर है कंपनीज के उसके बारे में और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कंपनीज की उसके बारे में। तो लास्ट में यहाँ पर और बात बोली गई है कि हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सो उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स के ऊपर वो फोकस कर पाए और जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स होते हैं उनका जो काम है अच्छे से जो है फ्यूचर में निभा पाए। आगे बात की गई है इसी आर्टिकल में कि जो मौजूदा रजीम है, जो भारत सरकार है, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को परमिट नहीं कर रही है कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कंपनीज हैं उनके साथ जो डील है वो उसको किस तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पर आगे यही बात बोली गई है कि जो मौजूदा रजीम है वो CCI को परमिट नहीं कर रही टू स्क्रूटनाइज डील्स इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर दैट डू नॉट ब्रीच द प्रिस्क्राइब्ड एसेट और टर्नओवर थ्रेशोल्ड्स इन इंडिया। कि जो कंपनीज जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की मोस्टली जो फॉरेन कंपनीज हैं इंडिया में, जो कंपनीज ये नहीं बता रही, ब्रीच नहीं कर रही हैं कि उनका क्या एसेट है, क्या टर्नओवर है जो इंडिया में वो काम कर रहे हैं उसके बारे में। सो आगे यहाँ पर फेसबुक एक्विजिशन जो है उसके बारे में बात की गई है कि जो फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को एक्वायर किया था, तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि जो मर्जर है किसी भी एक छोटी कंपनी का किसी बड़ी कंपनी में, तो इसको भी जो है असेस करने की ज़रूरत है। चाहे इंडिया में अगर बात करें स्पेशली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं ऐसी कंपनीज के, तो इसको भी सही तरीके से जो है असेस करने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो बड़ा टेक्नोलॉजी गियांट है वो ही डोमिनेंस बना के चलता जाए और जो नई इनोवेशन बने वो दबती चली जाए। सो आगे यहाँ पर लास्ट में बात बोली गई है लेट्स मेक इट हाई टेक। तो बहुत सारी जुरिस्डिक्शन जो है आई हैं
अलग अलग कंट्रीज की तरफ से, अलग अलग कोर्ट्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जर्मनी और जापान की बात की गई है। सो इन्होंने जो इनके मर्जर कंट्रोल रूल्स हैं उनको अमेंड किया है, और जो नए ट्रांजैक्शन जो वैल्यू थ्रेशोल्ड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है, जिससे क्या होगा, जो एक्विजिशन है किसी भी छोटी कंपनी का किसी बड़ी कंपनी के द्वारा, उनको जो है ध्यान में देखकर रखा जाएगा, सरकार उनके ऊपर निगरानी रखेगी। उसके बाद जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स हैं उनको जो है बढ़ाया जाएगा कि वो भी जो ऐसी एक्विजिशन है वहाँ पर जो है इनोवेटिव स्टार्टअप जो हैं उनके ऊपर जो है ध्यान दे के चलें कि जो छोटी कंपनीज हैं उनको जो है दबाया ना जाए, वो भी आगे बढ़े बड़ी कंपनी के साथ साथ। तो यहाँ पर और आगे बात बोली गई है कि आने वाले समय में जो है एंटरप्राइजेस हैं इनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पर एक कंपटीशन की सिचुएशन हो, और जो अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मार्केटाइज करे, उन्हीं को जो है आगे आने वाले समय में मौका मिले, और ऐसा एनवायरनमेंट जो है आने वाले समय में ख़राब ना हो। इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाए। तो जो फ्यूचर है कंपटीशन लॉ का, वो यही है कि आने वाले समय में जो कंज्यूमर है उसका ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए। जो डाटा प्रोटेक्शन टूल्स हैं उनका ध्यान रखा जाए कि कस्टमर का जो डाटा कंपनीज लेती हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो आने वाले समय में। जो कस्टमर्स की प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखा जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इसके रिगार्डिंग ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी जो है उसने इशू कर दी है, जिससे आने वाले समय में एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखने का मौका मिल सकता है कि जिसमें डाटा का मिसयूज़ ना हो और जो कंपटीशन है वो इंश्योर हो, ताकि कि आने वाले समय में अगर कोई भी छोटी सी छोटी कंपनी भी शुरू होती है तो उसको एक माहौल मिले आगे एग्जिस्ट करने का, ग्रो करने का और नए कस्टमर्स बनाने का। तो ये था आर्टिकल कंपटीशन के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो आज के जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करते हैं। सो आई होप जितने आर्टिकल हमने आज डिस्कस किए हैं अभी वो आपको समझ आए होंगे। तो थोड़ी देर में जो है मैं दूसरा पार्ट लेकर हाजिर होऊंगा। सो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।